अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और हमने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटमी में आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स पढ़ने हैं। तो हम एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमने एनाटमी की डेफिनेशन देखी कि एनाटमी क्या होती है, और एनाटमी जो है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है, उसके फंक्शंस को देखना इंटरनली और एक्सटर्नली, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और उसके बाद हमने डिफरेंट एनाटमी की कुछ टाइप्स पढ़ी। मॉर्फोलॉजिकल एनाटमी आ जाती है, हिस्टोलॉजिकल एनाटमी आ जाती है, रीजनल एनाटमी आ जाती है, फंक्शनल एनाटमी है, अप्लाइड एनाटमी है, सरफेस एनाटमी है। तो ये बड़ी ब्रॉड जो है आपके पास एनाटमी जो है बड़ा ब्रॉडर जो है वो एरिया कवर कर रही होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर पढ़ा, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। उसके बाद नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े थे हमने। देन हमने टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में हमने पढ़ा कि एनाटमी में जो है हम डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो मेडिकली हम यूज़ करते हैं। टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के बाद हमने पढ़े कि उसमें हमने प्लेन्स ऑफ बॉडी पढ़े। प्लेन्स ऑफ बॉडी में हमने 3 तरह के प्लेन्स पढ़े थे, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, और आपके पास एक ऑब्लिक प्लेन भी होता है। सैजिटल प्लेन वो है जो आपकी बॉडी को राइट और लेफ़्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोरोनल प्लेन वो है जो आपकी बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। ऑब्लिक प्लेन जो होता है वो इन तीनों प्लेन्स से हट के किसी भी एंगल पे आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसको ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। फिर हमने पढ़ी थी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला आपके पास स्मॉलेस्ट जो लेवल होता है वो आपके पास सेल होता है। तो सेल जो है वो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको आप टिश्यू में कैटेगराइज करते हैं। सेकंड लेवल आपके पास टिश्यू आ जाता है। टिश्यू की 4 टाइप्स होती हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देन टिश्यूज़ को कलेक्टिवली आप ग्रुप में अगर कैटेगराइज करें तो उसको आप ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन्स में आपके पास आ जाती हैं मसल्स, हार्ट, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर अगर ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें तो उसको आप कहते हैं सिस्टम। सिस्टम बॉडीज़ में बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, इंटेग्यूमेंट्री, स्केलेटल, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस एंड लिम्फेटिक सिस्टम। फिर ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारी हेल्दी जो है लाइफ के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फैसिलिटेशन के लिए जो है कहीं किसी ना किसी तरह रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर हमने कुछ मेम्ब्रेन्स की बात की थी कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारे पास मेम्ब्रेन्स होते हैं, और वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन्स। जो आपके पास सिंपल में आ जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो आपके होलो या इंटरनल विजरस को जो है वो लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन, उसमें आपके पास स्किन आ जाती है। अब आगे हमने इसी की फर्दर जो है डिटेल करनी है कि सिंपल वैरायटी में जो है आपके पास कौन कौन से मेम्ब्रेन्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास है एपिथेलियल मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या है, वो आपकी कहीं पे भी जो है 2 टिश्यूज से बनी होती है, और इसमें एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ जो है इनर कैविटीज़ ऑफ बॉडी को लाइनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल में आ जाएंगी सीरस पेरिकार्डियम, प्लूरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, एपेंडाइमा। व्हाट इज़ एपेंडाइमा? एपेंडाइमा बेसिकली एक लाइनिंग है जो आपके सीएनएस में कुछ ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी लाइनिंग जो है या वेंट्रिकल्स जो आपके सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं उनको ये लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये उस तरह के सेल्स होते हैं। फिर आपके पास सेकंड जो है वो आ जाती है फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसमें आपके पास
फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है उसमें ये होता है कि जो पहली हमने टाइप पढ़ी थी उसमें आपके पास एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों आ जाते हैं। इसमें जो है आपके पास सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलता है। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास फेशिया आ जाता है, कैप्सूल ऑफ जॉइंट आ जाता है, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन आ जाती हैं, पेरिओस्टियम है और पेरिकॉन्ड्रियम है। फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन है तीसरी आपके पास। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है कि ये जो है साइनोवियल कैविटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स को जो है वो लाइनिंग प्रोवाइड करता है और इसमें एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती। और इसके अलावा ये दोनों जो है मेम्ब्रेन्स का कम्बिनेशन होता है, इसीलिए जो है ना आप इसको एपिथेलियल मेम्ब्रेन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ना ही आप इसको फाइब्रस मेम्ब्रेन में प्योरली जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन अगर हम बॉडी में जो है कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन्स की या बॉडी में जो है हम आउटलाइन देखें सुपरफिशियल टू डीप, तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्किन, जो कि आपके पास 2 to 3 मिलीमीटर थिकनेस में आपको मिलेगी। देन सेकंड पे आपके पास आ जाएगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की फर्दर लेयर्स होती हैं। इसका निमोनिक ये है आपके पास इसकी लेयर्स को याद करने का, कम लेट्स गो फॉर सन बाथ। हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होगा या अल्फ़ाबेट है उससे जो है आप कह सकते हैं कि वो जो है आपकी लेयर्स आ जाएंगी। तो सी से शुरू करते हैं। एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर आपके पास आ गई स्ट्रेटम कॉर्नियम, एल फॉर लूसिडम, जी फॉर ग्रेनुलोजम, एस फॉर स्पाइनोजम एंड बी फॉर बेजेल। तो ये आपकी हो गई। थर्ड पे आपके पास आ जाता है डर्मिस या कोरियम भी कहते हैं उसको, और उसको आप ट्रू स्किन भी कहते हैं। ट्रू स्किन। फोर्थ पे आपके पास आ जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू या उसको आप सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है डीप फेशिया जिसको आप मेम्ब्रेनस लेयर भी कह सकते हैं। देन आपके पास मसल्स, 7 न्यूरोवास्कुलर बंडल्स एंड लिम्फेटिक्स, 8 आपके पास आ जाएगी बोन। तो आप देखें कि इस लेयर से होके गुजरेंगे तो आपके पास जो है वो बोन एक्सपोज होगी। बोन जो है वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन अगर हम एनाटमी पढ़ रहे हों, हमें डायसेक्शन भी करनी पड़ती है फॉर सरफेस एनाटमी, तो इसमें कुछ हम जनरल रूल्स या इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे फॉर डायसेक्शन। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है 4 जो हैं पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 ऑनेस्ट लेबर या ऑनेस्ट क्रिएशन ऑफ स्किल। थर्ड इज़ पेशेंस। ये नहीं कि आपने चीर फाड़ शुरू कर देनी है, जब भी आप डायसेक्शन करें तो आपने जो है पेशेंस रखना है। अगर बोन एक्सपोज नहीं हो रही या कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा तो आप आराम आराम से उसको जो है पेशेंस के साथ करें ताकि आपको जो है वो मिल जाए स्ट्रक्चर इजीली। देन आपके पास आ जाता है लॉजिकल थिंकिंग। तो आपने जब भी डायसेक्शन परफॉर्म करनी है तो आपने ये चारों पॉइंट्स का ख्याल रखना है।
देन आपके पास इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का पता होना चाहिए, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर या पार्ट आपको मिलेगा। देन आपको जो है अपने पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखने की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले 2 नाइफ्स होनी चाहिए, जिसमें एक जो है वो रफ़ यूज़ के लिए और एक जो है वो थोड़े डेलिकेट वर्क्स के लिए। फिर 2 जो हैं आपके पास फोर्सेप्स होने चाहिए, एक होना चाहिए ब्रॉड पॉइंटेड और एक होना चाहिए फाइन पॉइंटेड। थर्ड आपके पास इसमें आ जाएगा, थर्ड आपके पास आएगा इसमें प्रॉब या ब्लंट शार्प ऑब्जेक्ट होता है ये फॉर डाइसेक्शन। फोर्थ इसमें आ जाएगा पेयर ऑफ सीजर्स या 2 सीजर्स, पेयर ऑफ हुक्स विद चेन्स। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि नेल्स जो हैं वो आपके कट टू एंड होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो ओवरऑल है वो नी लेंथ तक होना चाहिए। इसमें आपने जो है ग्लव्स यूज़ नहीं करने जब तक आपको बहुत ज़्यादा उसकी शदीद ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए? क्योंकि वो जो है आपकी पावर ऑफ परसेप्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। पावर ऑफ परसेप्शन ये होती है कि एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग दैट यू, मतलब थ्रू योर सेंसेस। उसके बाद है बी कंसिस्टेंट या स्टेडी एट डाइसेक्शन। ये नहीं कि आपने आधी डाइसेक्शन करके छोड़ दी कि मैं आधी कल आगे कर लूँगा तो बाकी के स्ट्रक्चर्स में कल जो हैं वो देख लूँगा। उसके बाद जो है फोकस्ड रहना है कि आपने एक लिस्ट बनाई होनी चाहिए कि आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं उसमें आइडेंटिफाई करने हैं, तो उन मतलब उसको आइडेंटिफाई करेक्टली आपने करना है। उसके बाद 7 माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। 8 आपके पास आ जाएगा कि आपने जो है डायाग्राम्स को, कंसल्टेशन फ्रॉम डायाग्राम्स, वो आप एटलस में से भी ले सकते हैं। 9 आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चरल फीचर्स आपने देखने हैं जो जो आपको डाइसेक्शन के दौरान जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपने है कि आपने क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखना है ड्यूरिंग एनी परफॉर्मिंग ऑफ एनी डाइसेक्शन। फिर आपके पास है क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए आपको, थॉरोली उसको प्रॉपरली आपने रिव्यू करना है। देन आपने डेड बॉडी जो है उसको प्रॉपर जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, ताकि उसकी जो है बेहुरमती नहीं करनी और मजाक नहीं उड़ाना। आपने जिस काम के लिए डेड बॉडी की डाइसेक्शन शुरू की है आपने उसी पे फोकस्ड और डिटर्मिन्ड रहना है। और एंड में आपने जो है वाइज बिहेवियर अपना शो करना है। फिर हम कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन पे आएँ तो उसमें हमारे पास है स्किन। 2 to 3 मिलीमीटर ये थिकनेस होती है इसकी। ये क्या करती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये सपोर्टिंग लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, और इसमें आपको एपिथेलियम मिलता है। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। आउटर लेयर इसकी एपिडर्मिस होती है, इनर लेयर को आप कहते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आपकी एक्टोडर्म लेयर से डेवलप होती है या डिराइव होती है, और जो आपकी डर्मिस लेयर है वो आपकी मीजोडर्म से होती है। फिर ये पूरे बॉडी के सरफेस को जो है वो इंटायरली कवर करती है। उसके बाद ये जो है बाउंड्री मेम्ब्रेन बनाती है जिसको लेमिना कहते हैं, और वो जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन द लाइफ ऑफ एनी हेल्दी इंडिविजुअल। फिर सरफेस एरिया जो है इसका 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर्स होता है, और इसको कैलकुलेट करने का भी एक आपके पास फॉर्मूला होता है, A=W × H × 71.84। इसको आप कहते हैं डी बॉयस फार्मूला। A stands for area,
W stands for weight of individual in kg, h is equal to height in सेंटीमीटर। तो ये आपका एरिया कैलकुलेट करने का जो है वो फार्मूला होता है। एपिडर्मिस की अगर बात करें हम तो वो ए वास्कुलर लेयर है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। ए वास्कुलर मतलब कि उसमें कोई ब्लड सप्लाई या कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। केराटिनाइज्ड मतलब कि उसमें प्रोटीन जो है वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा मिल रही है। और एपिथेलियम लेयर में जो है वो आपका वियर एंड टियर प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि आपका जो डेड केराटिन सेल्स हैं वो रिमूव होते जाते हैं या शेड होते जाते हैं और वो ऊपर सरफेस की तरफ जाएंगे, वहाँ से अल्टीमेटली वो रिमूव हो जाएंगे और जो है न्यू सेल से जो है या न्यू केराटिन से जो है उनकी रिप्लेसमेंट होती रहती है फ्रॉम बेसल लेयर। उसके बाद है डर्मिस की बात करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लैमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस। उसके बाद इसमें आपको डर्मिस में जो है वो ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं, नर्व्स भी और लिम्फेटिक्स भी। फिर ये जो दोनों लेयर्स होती हैं आपस में जो है यूनाइट किस तरह होती हैं, एक क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है जो इनको आपस में क्या कह लें ज्वाइन कर रही होती है। उसके बाद बीनीथ द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो है, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, इसकी सेकंड लेयर आपको मिलती है जिसको आप सब क्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, जिसको सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। सब क्यूटेनियस टिश्यू जो है उसके नीचे आपको मिलेगा डीप फेशिया। डीप फेशिया के नीचे फिर हमने पढ़ा था मसल्स मिलेंगे, मसल्स के बाद आपको न्यूरोवास्कुलर बंडल्स और लिम्फेटिक्स, और उसके बाद आपको बोन मिलती है। फिर उसके बाद है कलर ऑफ स्किन जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कलर ऑफ स्किन। उसमें जो येलोइश कलर है वो किसकी वजह से होता है, एक कैरोटीन पिगमेंट होता है। कैरोटीन पिगमेंट जो है वो आपका ऑरेंज रेड पिगमेंट होता है जो कि कैरेट्स में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से येलो टिंज या येलो कलर जो है वो स्किन पे अपीयर होता है। रेडिश कलर जो है वो आपके ब्लड की वजह से जो है स्किन का कलर आपको रेड मिल सकता है। फिर शेड्स ऑफ ब्राउन ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जो है वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंट होता है जो कि आपको हेयर, स्किन और आइरिस ऑफ आई में मिलता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टैनिंग ऑफ स्किन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। फिर उसके बाद है ये मेलानोसाइट से जो है मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है और ये जो सेल्स हैं वो स्कैटर्ड मिलते हैं आपको बीनीथ द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और ये अपनी कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो मतलब एक्सटेंड उसकी हो रही होती है बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, और ये आपको डर्मिस में भी मिल सकते हैं। फिर उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं फिंगरप्रिंट्स, क्रीजेज और लैंगर लाइंस। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, ये होती हैं रिजेस या ग्रूव्स फाउंड ऑन फिंगर टिप्स, पाम्स, सोल एंड टोज ऑफ फुट। ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में बिटवीन 3 to 4 मंथ्स जो है वो डेवलपमेंट इनकी हो चुकी होती है। पैटर्न थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चेंज नहीं होता, इसीलिए किसी भी इंडिविजुअल को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं और क्रिमिनल्स को भी जो है वो फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देन आपके पास आ जाता है ये जो है फिंगरप्रिंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ एस्टेब्लिश पैटर्न ओवर द एपिडर्मिस। क्रीजेस हैं उसमें फ्लेक्चर लाइंस आ जाती हैं ओवर जॉइंट्स। ये जो हमारी जॉइंट्स के ऊपर लाइंस बनी होती हैं इनको आप फ्लेक्चर लाइंस कहते हैं, और ये जो है लाइन या लीनियर डिप्रेशन होता है एज प्रोड्यूस्ड बाय एनी फोल्ड। इधर आपको स्किन जो है वो थिन मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, और ये जो है डीपर फेशिया के साथ आपको अटैच मिलती है क्रीज। लैंगर लाइंस क्या होती हैं, वो आपकी टेंशन लाइंस होती हैं, ये कॉमन है अराउंड नेक एंड ट्रंक, और लिम्स में आपको लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में मिल सकती हैं। अच्छा, अब अगर ये सर्जन के लिए लाइंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो क्यों, क्योंकि जो है अगर आप कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कट लगाना है या इंसिजन परफॉर्म करनी है, तो अगर आप इन लाइंस के पैरेलल जो है वो आप ये इंसिजन लगाएंगे तो ये जो है वो लेस जो है स्कार टिश्यू के साथ या लेस उसमें जो है वो निशान नहीं पड़ते, जैसे आप कहते हैं कि स्टिचेस वगैरह के निशान नहीं पड़ेंगे, तो उसमें जो है जल्दी हीलिंग होगी और कम टाइम लगेगा हीलिंग को, और स्कार टिश्यू जो है वो कम बनेगा आपका। और ये क्या होता है कि ये जो हैं क्यों बनती है ये लाइंस, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स ऑफ द डर्मिस विच टेंड टू बी पैरेलल ओवर द सरफेस ऑफ द स्किन। ये सर्कमफ्रेंशियल अरेंजमेंट में आपको मिलती हैं कि मतलब ये ऐसे नेक पे ये जो आपको सर्कमफेरेंस में लाइंस मिल रही हैं आगे से पीछे तक जा रही हैं, तो इनको आप लैंगर लाइंस कहते हैं।
बस आज का हमारा टॉपिक यही था। आज हमने पढ़े हैं 2 तरह के मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल में आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके पास आ जाते हैं एपिथेलियल, फाइब्रस, साइनोवियल। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन में आपके पास डाइसेक्शन के रूल्स पढ़े। डाइसेक्शन के रूल्स के बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन में हमने स्किन पढ़ा, स्किन के जनरल थोड़े से 1-2 फंक्शंस पढ़े। उसके बाद हमने स्किन का एरिया देखा, थिकनेस देखी, देन उसमें उसकी लेयर्स पढ़ी। लेयर्स पढ़ने के बाद हमने उसमें कुछ पढ़े उसके स्किन कलर की क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किन किन वजह से कौन कौन सा कलर जो है वो स्किन में आता है। फिर उसके बाद हमने उसकी पढ़ी कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फिंगरप्रिंट्स पढ़े, क्रीजेस पढ़े और लैंगर लाइंस पढ़ी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ स्किन, और उसमें अपेंडेजेस ऑफ स्किन में हम पढ़ेंगे हेयर, नेल्स, मतलब उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्यूटेनियस ग्लैंड्स पढ़ेंगे, देन फंक्शंस ऑफ स्किन को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, उसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, देन उसकी अगली लेयर जो है सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसको देखेंगे थोड़ा सा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।